वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ मोहित गुप्ता। आज हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, तुरंत लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 1 और हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। तो बेटा पहले हम बता दें कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले आपको लाइफ पता होना चाहिए। लाइफ का मतलब होता है कोई चीज जीवित होना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि ये पेन जो है उसमें लाइफ है, तो आप क्या कहोगे सर कि ये इस पेन का फंक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये काम करे। ठीक है, अगर कोई चीज लाइफ है तो वो क्या करेगा, वो फंक्शन जरूर करेगा बेटा। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी है कि वो क्या करेगा, फंक्शन करेगा। वो चिटकेगा, कूदेगा, फांदेगा, सांस लेगा, खाएगा, सब कुछ करेगा। आई मेरी बात समझ में? तो ये चीज लाइफ हो गई। अब इस फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने के लिए बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इस सारे काम को कराने के लिए एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को बनाने के लिए बॉडी में कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ काम चलते रहते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की एक डिफिनीशन याद करो, सबसे इजी डिफिनीशन क्या, ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव। यानी वो सभी प्रोसेस जो किसी भी जीव को जीवित रखते हैं एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस, एंड बॉडी मेंटेनेंस का काम करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। यानी ऐसे प्रोसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म को जीवित रखते हैं और उसके बॉडी मेंटेनेंस कराते हैं। तो ये प्रोसेस कौन कौन से हैं बॉडी में जो चलते रहते हैं, मेनली 4 प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। अब इसको अगर समझना है तो सबसे पहले मेरी बात समझो। सबसे पहले आप खाना खाते हो तो उस खाने को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन में हम क्या क्या टेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारा चीज क्या होता है बेटा, न्यूट्रिशन होता है। फिर न्यूट्रिशन के बाद हम लोग को दूसरा काम होता है रेस्पिरेशन करने का। रेस्पिरेशन में क्या करता है, जो हमने फूड लिया है ना, फूड यानी मैं इसको ग्लूकोज से रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि फूड की जो सिंगल यूनिट होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो ग्लूकोज है एक्चुअली में, कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है यानी जलता है, तो उससे क्या बनती है, एनर्जी बनती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन में जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो वो ऑक्सीजन किस लिए है, वो ऑक्सीजन इसलिए ताकि हम फूड को जलाएं और उससे क्या बनाए, एनर्जी बनाए। सबसे सिंपल वे में बता रहा हूँ। फिर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पर फूड को, मिनरल्स को, ऑक्सीजन को, सबको पहुंचाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। एंड ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ब्लड के थ्रू होता है ना। और प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा है। ठीक है, फिर एक्सक्रीशन, जब आप क्या करोगे ना, ये फूड से एनर्जी बनाओगे तो उससे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे, या फिर आपकी बॉडी में कुछ वैसे वेस्ट होते हैं जैसे कि ऑयल हो गया, है ना, ऑयल सिक्रीट होता है, या फिर स्वेट हो गया, पसीना हो गया, ये सब भी क्या है, वेस्ट है। यूरिन, पेशाब वगैरह, ये सारा चीज क्या है, वेस्ट है। तो उस वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड को टेक करना, है ना, और उसका यूटिलाइजेशन करना। यूटिलाइजेशन मतलब उससे एनर्जी बनाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन का मतलब है फूड को बर्न करना, यानी फूड को जलाना, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ये प्रोसेस किसके अंदर होता है, सेल के अंदर। जब ये प्रोसेस सेल के अंदर होगा तो हम इसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। और वो क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक चीज अगर मैं आपके माइंड में क्लिक करूं कि सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। याद करो, एनर्जी बनाता वही था, 9th का पढ़ा हुआ था, वहां पे ये प्रोसेस होगा ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए और क्या बनती है, एनर्जी बनती है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, उसको हम बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाएं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने सर दर्द की दवा खाई, तो जब आप सर दर्द की दवा खाओगे तो ये नहीं है कि आपने यहाँ से खाया एंड सर दर्द की दवा यहाँ पे एक्ट करने लग गई, नहीं। वो जो सर दर्द की दवा है वो पूरी बॉडी में ऐसे जाएगी, जिस सेल में उसकी जरूरत होगी, लाइक पूरे बॉडी में घूमेगी, और जहां पे उसकी जरूरत होगी वहां पे वो डिफ्यूज हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में? ऐसा होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि अमेजोन वाले ट्रांसपोर्ट करते हैं सामान को इधर उधर, वैसे पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू ये हार्ट पंप करता है एंड एक जगह से दूसरी जगह पे फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट सारे के सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। आई मेरी बात समझ में?
नाउ एक्सक्रीशन का बोलते हैं, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर निकालना। ये आपकी किडनी है एंड किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड को प्यूरिफाई करके जितना भी वेस्ट यानी गंदा पदार्थ होता है उसको बॉडी के बाहर निकालने का काम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है। आई मेरी बात समझ में? अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझते हैं, ये तो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू था। अब पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। बेटा न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड को ऑब्टेन करना और बॉडी का यूटिलाइज करना। अब डिपेंड करता है कि आप न्यूट्रिशन कैसा ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, फाइबर, ये सारे क्या है आपके न्यूट्रिशियस फूड है। आई मेरी बात समझ में? न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, टेकिंग फूड, फूड को ऑब्टेन करना, है ना, एंड बॉडी के थ्रू उसका यूटिलाइजेशन करना। अब बेटा न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है। न्यूट्रिशन कितने टाइप का? दो टाइप का। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जैसे कि प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, वो अपना फूड खुद से ही बना लेते हैं बॉडी के अंदर, उनको फूड बाहर से खाने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फूड कहाँ से लेते हैं, बॉडी के बाहर से हम उसको खाते हैं, ठीक है, हम मतलब फूड को हमको लेना पड़ता है, खाना पड़ता है, बट इनकी बॉडी में फूड अपने आप ही बन जाता है। कैसे बनाते हैं? बाय यूजिंग द सनलाइट। ये सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज करके क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। और जो फूड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टेंस, ठीक है। तो इट इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर यानी बनाते हैं क्या, अपना फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कौन है, क्लोरोफिल। फिर से रिवाइज कर देता हूं, न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर दियर ओन फूड, यानी अपना भोजन खुद से बनाते हैं, किसका यूज करके, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एग्जाम्पल के लिए सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरिया है जैसे कि साइनो बैक्टीरिया, वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। एल्गी भी इसका एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये गाय है एंड ये प्लांट को, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा ना कि इस प्लांट में क्या होता है, इस घास में क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी अपना फूड खुद से बना लेंगे प्लांट के अंदर। अब ये जो उन्होंने ऑर्गेनिक फूड बनाया इसको कौन खाएगा, हेट्रोट्रॉप्स खाते हैं। तो इट इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट दियर फूड डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट, यानी जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से प्लांट से ही लेगा, और उसी को क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि हम सारे एनिमल्स एंड कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। एक चीज और, जो ह्यूमंस भी होते हैं वो भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं एनिमल बोल दूं तो आप ये मत सोचिएगा कि किसी को मैंने जानवर बोल दिया। चलिए अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बेटा मेनली 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। बेटा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन उनमें होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म सड़े गले पदार्थों में पाए जाते हैं, ठीक है। सड़े गले पदार्थ का मतलब क्या होता है, जो कूड़ा करकट एकदम गंदा सा जो गीला कचड़ा होता है, वहां पे आप देखते हो कि वहां पे बहुत बदबू आती है। बदबू क्यों आती है, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया और फंगस क्या कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं और गैसेस बना रहे हैं, ठीक है। जैसे आप खाते हो और गैस बनती है ना, वैसे ही क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया भी खाते हैं, गैस बनाते हैं, ठीक है। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट दियर फूड, जो अपना ऑर्गेनिज्म फूड कहां से लेता है, डेड और डिके सबस्टेंस में। अच्छा एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी, जब कोई डेड बॉडी होती है किसी भी चीज की, चूहे की डेड बॉडी हो, इंसान की डेड बॉडी, किसी की डेड बॉडी हो, देखोगे कि 3-4 दिन बाद वो डेड बॉडी पूरी तरीके से गायब या फिर डिके हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म थे, वो उसको खा डाले। तो इसी तरीके के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड कहां से लेता है, डेड और डिके सबस्टेंस में। और कौन कौन ऐसा करते हैं, जैसे कि मशरूम, ब्रेड माउल्ड, ईस्ट, सम बैक्टीरिया, ये सारे क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन लेते हैं। ये फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं आउटसाइड में एंड उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आई मेरी बात समझ में? अब बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो एग्जाम्पल है यहाँ पे वो क्या है, कसकटा, ऑर्किड्स, टिक्स, लाइस, लीच, राउंडवर्म, टेपवर्म एंड प्लाज्मोडियम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले ऐसे आप समझाऊं, ये एक इंसान है, इसके बाल में जुएं पड़ गए, ठीक है, जुए को इंग्लिश में बोलते हैं लाइस, ठीक है, इसके बाल में लाइस पड़ गए। तो लाइस क्या कर रहा है, लाइस अपना फूड ले रहा है, किससे, आपसे, आपकी बॉडी पे है ना वो। तो जिसकी बॉडी पे ये जो लाइस है एक्चुअली में क्या है, पैरासाइट, और जिसकी बॉडी में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होस्ट, ठीक है। ये बात हो गई। बहुत
जानवर में आपने देखा होगा कि कुछ कीड़े लटके होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, टिक्स होते हैं। तो टिक्स भी क्या कर रहा है, किसी दूसरे की बॉडी से फूड लेता है। तो जब हम किसी दूसरे की बॉडी से फूड लेंगे और उस बॉडी को क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं, एंड उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, होस्ट। लेकिन होस्ट को किल नहीं करेंगे, होस्ट को किल नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने होस्ट को किल कर दिया तो वो प्रीडेटर हो जाएगा। प्रीडेटर का मतलब क्या है, जैसे शेर होता है ना, तो एक शेर दूसरे हिरन को खा लेता है, तो उसने दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाया लेकिन उसको मार कर खाया ना, तो वो प्रीडेटर हो गया। बट बिना मारे, मतलब अपना फूड भी लेता रहे एंड उसको दिक्कत, जो ऑर्गेनिज्म है उसको दिक्कत भी ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे देख रहे हो ये प्लांट है बेटा, एंड इस प्लांट में ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर लटका हुआ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमर बेल। ठीक है, अमर बेल का ये पौधा है। हिंदी में वो सॉरी इंग्लिश में इसको बोले तो कसकटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कसकटा है ये क्या करता है, इस प्लांट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता रहता है, न्यूट्रिशन को अपना फूड लेता रहता है। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया, और ये प्लांट क्या हो गया, उसके लिए होस्ट हो गया। ये पैरासाइट हो गया, ये होस्ट हो गया। ये जरूर याद रखिएगा। हमारी बॉडी में जो मलेरिया करने वाला प्लाज्मोडियम या फिर राउंड वर्म और टेप वर्म होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। अब बात करते हैं होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि डायरेक्टली ही फूड को हम क्या करें, एब्जॉर्ब कर लें। पहले मतलब फूड को हम टेक करें, डाइजेस्ट करें एंड एब्जॉर्ब कर लें। आपने खाना लिया, खाया, डाइजेस्ट करा, एब्जॉर्ब कर लिया, खाना लिया, खाया, डाइजेस्ट करा, एब्जॉर्ब कर लिया, इसी को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो यानी हम भी ऐसा ही काम करते हैं, तो हम भी कैसे हुए, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। ये देखो यहाँ पे लॉयन क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, डाइजेस्ट करेगा, डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स हो गए, फिश हो गए और ह्यूमन, ये सब कैसे होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। आई मेरी बात समझ में। तो एक चीज यहाँ पे की पॉइंट, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई कि सारे के सारे जो हेटेरोट्रॉप होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉप में, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब कह दो सर जी ये प्लांट को तो नहीं खा रहा, बट ये जिसको खा रहा है वो तो प्लांट को खा रहा था ना, तो इनडायरेक्टली ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, प्लांट पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। आपने बात करा ना कि हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़े कि प्लांट अपना फूड किससे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है, बाय फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो यहाँ पे हमारी बात समझिए। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जब प्लांट अपना भोजन बनाता है। अब प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को 4 चीजें चाहिए जो कि उसके लिए रॉ मटेरियल है। प्लांट जैसे आप लोग खाना बनाते हो ना घर में, किचन में, तो वैसे ही खाना बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए भाई, आलू, प्याज, टमाटर, ये सारी चीजें। वैसे ही प्लांट जब अपना फूड बनाता है तो उसको भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। कौन कौन से, पानी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, इसका काम क्या होता है, जो ये सनलाइट होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट की लीव्स। अब प्लांट की लीफ में ऐसा क्या है जो एब्जॉर्ब करेगा, तो प्लांट की लीफ में क्लोरोफिल, एंड इसी की वजह से प्लांट क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, क्लोरोफिल। एंड जैसे ही एब्जॉर्ब हुआ तो सनलाइट का फोटोलिसिस हो जाएगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, सॉरी फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब है जो वाटर है, मतलब ये जो पानी हमने लिया है उसको सनलाइट तोड़ देगा। मैं शुरुआत से समझाता हूँ। सनलाइट को एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल ने, है ना, और साथ में यहाँ पे रूट होगा प्लांट में। प्लांट में क्या होगा, प्लांट में यहाँ पे रूट होगा, रूट से हम उसको क्या दे देंगे, वाटर दे देंगे। जो ये वाटर दिया है हमने उसको, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, ये जो सनलाइट है उसको तोड़ देगा। वाटर को तुरंत किस में तोड़ देगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसको तोड़ देगा। कौन, लाइट, सनलाइट तोड़ देगा। ठीक है, एंड फिर जो हम ये प्लांट यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा इन्वायरमेंट से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ये हाइड्रोजन उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब रिड्यूस होगा तो उससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये मेरी बात समझ में आई नहीं होगी तो मैं उसको फिर से समझाऊंगा, बट अभी जनरली समझिए। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट प्रिपेयर दियर फूड, प्लांट अपना फूड खुद से बनाता है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड बनाता है, किसका यूज करके, 2 चीजों का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मेन 2 चीजें। और किसके प्रेजेंस में, जब तक कि कहां पे, जब तक कि
सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट क्या करता है, वाटर को तोड़ता है एंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में बदल देते हैं, वाटर में जो हाइड्रोजन है रिड्यूस कर देता है उसको। द फूड प्रिपेयर्ड बाय कार्बो, द फूड जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, एंड वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या निकलता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब एक चीज कहोगे सर ये डिफिनीशन बहुत ज्यादा सिंपल बनानी चाहिए थी, तो हाँ सिंपल बनानी चाहिए थी। आप लोगों के जो टीचर्स पढ़ाएंगे या फिर यूट्यूब में और सारे टीचर्स पढ़ाते हैं उस डिफिनीशन को बहुत सिंपल करके रखते हैं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एग्जाम में यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर आप उसमें बहुत इजी वे में आपने लिख दिया कि फोटोसिंथेसिस इज द मेकिंग ऑफ फूड बाय यूजिंग सनलाइट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एवरीथिंग, तो लाइक वो डिफिनीशन जो है वो मैच नहीं करेगी। तो आप एक ऐसी डिफिनीशन लिखो जहां पे सारी चीजें हो कि सनलाइट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके हमने फूड बनाया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बना, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में बना, स्टार्च के फॉर्म में बना, ठीक है। अब पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड कितने लिए हैं, 6, वाटर कितने लिए हैं, 12। एक्चुअली में वाटर 6 ही, अगर मैं देखूं यहाँ पे 12 वाटर यहाँ पे एंड 6 वाटर यहाँ पे निकल गए, तो यहाँ पे 6H2O भी लिख सकते हो और यहाँ पे H2O नहीं भी लिख सकते, ठीक है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 H2O है ना, एंड अब वो जाके क्या बनाएंगे, शुगर बनाएंगे एंड ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होगा। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं कि क्या क्या मैकेनिज्म हुआ है, यानी क्या क्या प्रोसेस हुआ है। तो यहाँ पे मेनली कितने प्रोसेस हुए बेटा, 3 प्रोसेस हुए। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का मतलब क्या है, सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ है बाय यूजिंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, ये जो आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अंदर थैलाकोइड के अंदर क्या भरे होते हैं, बहुत सारे क्लोरोफिल भरे होते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरी बात, ये जो सनलाइट एब्जॉर्ब हुई है ये वाटर को तोड़ देगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। सो आप बोले कि सर केमिकल एनर्जी है ना, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया और वाटर को तोड़ा गया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी जो सनलाइट है वो क्या कर देगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, है ना। फिर क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, यानी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा और क्या बना लेगा, कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में, यानी C6H12O6, ये बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब अगर देखो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हम कितने लेंगे, 6 लेंगे, तो यहाँ पे 6C6 हो गया एंड ऑक्सीजन भी ठीक है। बट ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है वो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 12। तो ये जो हाइड्रोजन आए हैं वो कहाँ से आए हैं, वाटर से आए हैं, ठीक है। वाटर से, वाटर के जो हाइड्रोजन है उसने कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई मेरी बात समझ में। अब मेरी बात समझिएगा यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो कि सर 6 ऑक्सीजन है ना, तो आपने बोला कि सर यहाँ पे जो ऑक्सीजन है 6 है, तो यहाँ पे टोटल जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होने चाहिए 12 होने चाहिए, बट यहाँ पे 6 है। बाकी जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो क्या हो गए, रिलीज हो गए। तो आपने देखा क्या कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, इस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी क्या होता है, रिलीज होता है। आई मेरी बात समझ में, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। ये रिएक्शन जरूर लिखिएगा, जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए फोटोसिंथेसिस तो रिएक्शन जरूर लिखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये देखिए लीफ का ये क्रॉस सेक्शन जरूर याद रखिएगा। एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है जो कि बहुत बार सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग इसको फोकस करिएगा। आई मेरी बात समझ में। सबसे पहले मेरी बात समझिए, ये एक पत्ती होती है एंड अगर उस पत्ती को, लीफ को हम ऐसे कट करें, यानी क्रॉस सेक्शन बोलते हैं उसको, जब हम कट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो पत्ती की ऊपर वाली लेयर है उसमें क्या है, ऐसे करके लेयर है एंड उस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। क्लास 9th में आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने एपिडर्मिस की बात करी थी। तो सबसे बाहर की ओर जो लेयर है उसकी बात वहां पे क्या होगा, एपिडर्मिस। ऊपर वाले को अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले को लोअर एपिडर्मिस बोलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, ये लीफ है, लीफ के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल होता है जो उसको वाटर से बचाता है। आई मेरी बात समझ में। एंड यहाँ पे ये देखो, ये जो सेल्स हैं, इन सेल के अंदर, ठीक है ना, अब इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एक चीज और समझो, ये जो सेल है इसको हम लोग बोलते हैं पैलेसाइट टिश्यू,
एंड ये जो है, ये जो जगह है ये स्पंजी होता है, ठीक है। स्पंजी कैसे होता है, क्योंकि इसमें क्या भरे होते हैं, एयर स्पेस होते हैं, है ना। और ये जो आपके देखो ये जो सेल है, इसको हम लोग बोलेंगे जो पोर ओपन है, ये एक्चुअली में क्या है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा से क्या होता है, स्टोमेटा से ऑक्सीजन बाहर जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आता है, ठीक है। स्टोमेटा को थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं, है ना। और वो जो डायग्राम अभी हमने दिखाया उसकी लेबलिंग जरूर सीख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम लोग स्टोमेटा की। तो जो हम लोग जब हम किसी पत्ती को देखते हैं, ठीक है, हियर आई एम जूमिंग, जब हम किसी पत्ती को देखते हैं तो उस पत्ती में छोटे 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 पोर होते हैं। अब कह दो सर आंखों से ये दिखने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आंखों की जो क्षमता है वो इसको देख नहीं पाएगी, तो हम इसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। एंड जब हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो आपको कुछ ऐसा व्यू देखेगा कि ये ऐसे स्टोमेटा दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे जो आपको इस शेप का ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम लोग, ये मेन स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गार्ड सेल बोलते हैं। ये जो बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मेन रोल निभाता है, ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा एक टीनी पोर होता है, टीनी यानी छोटे, स्टोमेटा छोटे पोर्स होते हैं जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं। एंड इन पोर का काम क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अंदर जाएगा प्लांट के, एंड पानी या फिर ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में बन रहा है वो बाहर आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है तो अंदर, यानी हम एक बार बोल सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो कौन कराता है, स्टोमेटा। आई मेरी बात समझ में, है ना। एंड स्टोमा, ये यहाँ पे जो पोर दिख रहा है, ये जो यहाँ पे छेद है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमा। स्टोमा बोलो या फिर पोर बोलो। एंड उस पोर के बगल में, उस पोर के बगल में यहाँ पे ये जो बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गार्ड सेल बोलेंगे। ये पोर है स्टोमा, एंड इसके बगल में ये जो बना हुआ है बनाना शेप का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, गार्ड सेल बोलेंगे, ठीक है। तो ईच स्टोमा हैज अ गार्ड सेल, हर स्टोमा के पास क्या होता है, गार्ड सेल होता है। इस गार्ड सेल का काम है ओपनिंग या फिर स्टोमेटा की क्लोजिंग करना, ओपनिंग या फिर स्टोमेटा की क्लोजिंग करना। एक मेरी बात समझना, जब भी क्या होता है एट डे टाइम में क्या होगा, ये जो गार्ड सेल है, ये जो बड़े बड़े सेल हैं, इस सेल में थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से समझाने के लिए, ये जो गार्ड सेल है यूं, ठीक है, ये गार्ड सेल डे टाइम में ओपन हो जाते हैं। ओपन कैसे हो जाते हैं, ये इनमें पानी भर जाता है, यानी इनमें वाटर इंटर कर जाता है थ्रू ऑस्मोसिस, एंड जैसे ही वाटर ओपन होगा तो वाटर फिल हो जाएगा इसमें, तो ये टर्जिड हो जाएंगे। टर्जिड का मतलब क्या है, अभी ये गार्ड सेल ऐसे थे, ठीक है, तो बंद थे, ऐसे थे तो बंद थे। जब इसमें पानी भर जाएगा तो ये कुछ ऐसे फूल जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे फूल जाएंगे इधर उधर के उधर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टोमा बोलेंगे, ठीक है। तो एट डे टाइम में यहाँ पे क्या होगा, डे टाइम में क्या होगा, वाटर इंटर होगा गार्ड सेल के अंदर और गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगे और ये पोर क्या हो जाएंगे बेटा, ओपन हो जाएंगे। बट एट नाइट जब फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाली है तो ये वाटर फिर से डिफ्यूजन के थ्रू लूज करेंगे एंड सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, एंड नॉर्मली पोर क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये यहाँ पे याद रखिएगा। एक चीज और मेरी बात, आपसे पूछा जाएगा कि स्टोमेटा का फंक्शन बता दीजिए, आपको बताना रहेगा स्टोमेटा का फंक्शन। तो स्टोमेटा के दो ही फंक्शन है मेनली, पहला क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा क्या है, आप लोगों ने सर्दियों के टाइम पे देखा होगा कि जो पत्तियां होती है, पत्तियों के बाहर छोटे छोटे पानी के वाष्प बने होते हैं, यानी, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लीफ से पानी का लॉस होना, लॉस ऑफ वाटर, और किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी आपने भाप के जैसा उसको देखा है, वेपर के फॉर्म में देखा है, ठीक है। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, ट्रांसपिरेशन। अब क्या दो सर ठंड में ही दिखते हैं क्या, ऑल टाइम गर्मियों में नहीं होते, गर्मी में भी होते हैं बट दिख नहीं पाते, उस टाइम पे ठंड के इन्वायरमेंट में वो क्लियर होता है, क्योंकि वो तुरंत उड़ नहीं पाता, गर्मी में वो तुरंत उड़ जाते हैं। आई मेरी बात समझ में, चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हाई लेवल पे। मैंने क्या करा है कि एक ही वीडियो में आपको कहीं और दूसरी जगह से ना पढ़ना पड़े, तो मैंने यहाँ पे एक्टिविटी भी ऐड कर दी है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में आपको ये प्रूव करना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है।
आप एक साइंटिस्ट हैं एंड आपको ये प्रूव करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक रॉ मटेरियल है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सब्जी बनाने के लिए आलू जरूरी है, तो आप क्या करोगे, आलू को हटा दोगे और फिर सब्जी बनाओगे तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, तो आप कहोगे हाँ आलू तो जरूरी है। तो हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, अगर बोला गया कि कार्बन डाइऑक्साइड को बताना है जरूरी, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को हटाएंगे। यहाँ पे हमने दो प्लांट लिए, एक प्लांट में हमने एक KOH रखा है, ये KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं सॉरी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगा। तो इसको हमने कांच से बंद कर दिया, इस कांच को क्या बोलते हैं हम लोग, बेल जार बोलते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे भी बेल जार है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा, इसमें हमने KOH डाल दिया यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इसके अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर देगा, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखा गया कि इस थोड़ी देर बाद देखा गया कि इसकी जो पत्ती है ऐसी है, ठीक है, एंड दोनों की एक एक पत्ती निकाली गई। जब भी आपको टेस्ट करना हो, जब भी आपको टेस्ट करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं एक ये लीफ है एंड एक ये लीफ है ना, इसमें फोटोसिंथेसिस हुई है मैं बोल दूं, ठीक है, एंड इसमें मैं बोल दूं फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। कैसे पहचानोगे किसमें हुई या फिर किसमें नहीं हुई, एक में हुई है एक में नहीं हुई। तो आप क्या करोगे, आप सबसे अच्छा टेस्ट है उसको बोलते हैं हम लोग आयोडीन टेस्ट। आयोडीन किसका टेस्ट करता है बेटा, देखो ध्यान से, अगर फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तो इसमें क्या बना होगा, स्टार्च बना होगा, एंड आयोडीन क्या करता है, स्टार्च को ब्लू कलर देता है, आयोडीन स्टार्च को ब्लू या फिर ब्लैक कलर देता है ना। अगर मैं कह दूं फोटोसिंथेसिस नहीं है तो स्टार्च नहीं होगा, एंड स्टार्च नहीं होगा तो ब्लू ब्लैक कलर भी नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में। तो जब हमने आयोडीन से टेस्ट करा तो स्टार्च को उसने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया, और जैसे ही पत्ती ब्लू हुई तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे फोटोसिंथेसिस हुई है। समझो मेरी बात, यहाँ पे हमने इसकी पत्ती देखी, हमने इस पे आयोडीन का टेस्ट करा, एंड आयोडीन का टेस्ट करने के बाद देखा कि यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर का कोई स्ट्रक्चर नहीं आया, और जब आयोडीन डालने के बाद अगर स्टार्च होगा तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और नहीं हुआ है तो यानी स्टार्च नहीं है, और स्टार्च नहीं है तो फोटोसिंथेसिस हुई नहीं है। और अगर फोटोसिंथेसिस, इस केस में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ पे हटाया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। यहाँ पे देखिए इसमें क्या हुआ, इसको हमने आयोडीन से टेस्ट कराया, जैसे ही हमने आयोडीन को टेस्ट कराया हमने देखा कि ये ब्लू कलर का हो गया, तो यानी स्टार्च प्रेजेंट है, यानी इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था। तो हमने क्या करा, एक प्लांट को KOH दिया जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हट गया, एंड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हट गया उसमें स्टार्च नहीं बना, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, अब हम लोग कर लेते हैं बेटा दूसरा एक्सपेरिमेंट। तो सुनिए मेरी बात, अभी जो हम लोगों ने एक्टिविटी पढ़ी वो 6.2 था, अब जो हम एक्टिविटी पढ़ रहे हैं वो 6.1 है। एंड 6.1 जो एक्टिविटी है वो ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं केवल वही फूड बना पाती हैं। ये एक लीफ है जिसमें आप देख रहे हैं मनी प्लांट का जो पेड़ होता है उसमें ऐसा ही होता है कि ये वाला पार्ट ग्रीन है, बाकी वाला पार्ट येलो है। जो ग्रीन वाला पार्ट होगा मैंने उसी में बताया कि क्या होता है, क्लोरोफिल, एंड आपको बताना है कि क्लोरोफिल सनलाइट के लिए जरूरी होता है। तो आपने क्या करा, इसमें भी क्या करा, स्टार्च टेस्ट करा, एंड स्टार्च टेस्ट के लिए क्या यूज करा, आयोडीन, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस, मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले इस पत्ती को लेना है, वेरीगेटेड लीफ को, एंड उसको उबालना है। उबालने के बाद एक बार अल्कोहल से आप वॉश आउट कर लीजिए, वॉश कर लीजिए उसको, फिर उसके बाद आप इस पे आयोडीन डालिए। आप देखोगे कि जो ग्रीन वाला पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू, यानी ग्रीन वाले पार्ट में क्या बना था, स्टार्च, क्योंकि स्टार्च क्या हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। आई मेरी बात समझ में। तो आप इससे प्रूव करके बताओगे कि इस वाले केवल ग्रीन वाले पार्ट में स्टार्च बना है, यानी यहीं पे केवल फोटोसिंथेसिस हुई है। तो ओनली ग्रीन लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड। आई मेरी बात समझ में। ये एक्सपेरिमेंट हो गया। आगे हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।